हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आ गए अपनी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ जनरल बैक्टीरियोलॉजी, लैब डायग्नोसिस ऑफ जनरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक इन्फेक्शन की बात नहीं करेंगे, बट इसमें जनरल कोई भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो अपन किस तरह से अप्रोच करेंगे, क्या लैब डायग्नोसिस का क्राइटेरिया रहेगा और किस तरह से सोचना है। ठीक है, तो वो अपन देखेंगे। जितनी भी लैब डायग्नोसिस अपन पढ़ेंगे पूरी माइक्रोबायोलॉजी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका माइक्रो का क्वेश्चन क्या आता है, लैब डायग्नोसिस का। ठीक है, कोई भी बड़ा क्वेश्चन आएगा 15 या 20 नंबर का, तो उसकी लैब डायग्नोसिस 6-7 नंबर की पूछेगा ही पूछेगा उसके अंदर। ठीक है, तो अपन एक स्टार्ट कर रहे हैं और एक आपको मैं ये वीडियो के बाद एक परफॉर्मा आपके दिमाग में छप जाएगा कि इस तरह से अपन को अप्रोच करना है और ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, और बाकी पूरी माइक्रो खत्म होते होते आपको सारे कल्चर्स के नाम और वो सब याद हो जाएंगे। तो पर्पस क्या है, क्या पर्पस है, क्यों करनी है लैब डायग्नोसिस। तो सबसे पहला तो कि आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये सिंपल पॉइंट है, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं एजेंट का, आइडेंटिफिकेशन करके अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा और क्या फंक्शन है, अगर अपन बात करें तो अपन स्टार्ट कर सकते हैं पीईपी। पीईपी क्या होती है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, जैसे एंथ्रेक्स और प्लेग में अगर एक्सपोजर हो गया है किसी को ऑर्गेनिज्म से, तो अपन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सर्विलियंस मेजर, ये कोई नहीं पूछेगा इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ इस पॉइंट पर। पर्पस अपन को बस सबको पता होना चाहिए कि क्यों अपन पढ़ रहे हैं कोई भी टॉपिक। सर्विलियंस क्या होती है, मतलब डिजीज़ का बर्डन पता चलता है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, कि कितनी प्रेवलेंस है उसकी, कितनी इंसिडेंस है उस डिजीज़ की, तो वो सर्विलियंस पर्पज़ के लिए करते हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें, ये मच्छर कहाँ से, उसके अलावा अगर अपन बात करें तो आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कोई आउटब्रेक हो गई है, ठीक है, जैसे कोविड-19 के आउटब्रेक है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना। जैसे कि मर्सा की आउटब्रेक हॉस्पिटल्स में होती है। ठीक है, मर्सा क्या होता है अपन स्टेफ में पढ़ेंगे, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, उसके अलावा अप्रोप्रिएट इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स अपन लगा सकें कि भाई इस कंट्री ये वाला इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है इस एरिया के अंदर, तो उसके लिए अपन क्या क्या इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर्स पीपीई पहने, मास्क का प्रयोग करें। ठीक है, जो भी पेशेंट्स आए वो मास्क लगाए। तो ये ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस हो गए, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस हो गए, वो सब अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं जनरल परफॉर्मा लैब डायग्नोसिस। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे लैब डायग्नोसिस के अंदर। ओके, तो अपन लैब डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहला पॉइंट है अपना, कोई भी किसी भी चीज़ की लैब डायग्नोसिस करनी है तो सबसे पहला किसकी करनी है, तो स्पेसिमेन की करोगे तो स्पेसिमेन कलेक्शन। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है। अपन अभी स्टेप वाइज अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिया, आप उस स्पेसिमेन से आप डायरेक्टली डिटेक्ट कर सकते हो, तो डायरेक्ट डिटेक्शन। ठीक है, अब डायरेक्ट डिटेक्शन में क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है डायरेक्ट डिटेक्शन के अंदर आपका माइक्रोस्कोपी। ठीक है, माइक्रोस्कोपी करते हैं। अब इसके अंदर अपन बहुत सारी अपन पढ़ते हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो को। ग्राम स्टेन करते हैं, जेडन स्टेन, एसिड फास्ट स्टेन करते हैं, एल्बर्ट स्टेन करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इससे भी नहीं तो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग करते हैं। उसके अलावा और भी माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, वो अपन ने माइक्रोस्कोपी वाली वीडियो में देखा वो। ठीक है, उसके अलावा डायरेक्ट अपन एंटीजन डायरेक्टली डिटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम क्लिनिकल स्पेसिमेन। ठीक है, तो वो अपन सीरोलॉजी में पढ़ेंगे। लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है जिससे आप डायरेक्टली एंटीजन पता लगा सकते हो कि ये इस बैक्टीरिया का एंटीजन है। उसके अलावा अपन मोलेकुलर डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, मोलेकुलर डायग्नोसिस जैसे कि डिटेक्ट डायरेक्ट उस स्पेसिमेन में से बैक्टीरियल डीएनए या आरएनए डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, किससे, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, उससे कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा डायरेक्ट डिटेक्शन। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं अपन, कल्चर। ठीक है, बैक्टीरिया का अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। ठीक है, तो कल्चर किस पे करते हैं, कल्चर मीडिया के ऊपर। तो अपन देखेंगे क्या क्या वेरियस टाइप्स के कल्चर मीडिया, सिंपल मीडिया, चॉकलेट अगार, ब्लड अगार, ये सारे अपन देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या स्पेसिफिक सिलेक्टिव मीडियाज है और वो सब अपन देखेंगे। उसके अलावा क्या क्या किन किन मेथड से करते हैं, स्ट्रीक मेथड, स्ट्रोक मेथड, ये सारे मेथड्स देखेंगे। तो कल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये कल्चर करने से अपन को क्या पता चल जाएगी, मॉर्फोलॉजी बैक्टीरिया की किस टाइप का है। ठीक है, और मोटिलिटी टेस्टिंग भी कर सकते हैं कल्चर से अपन, मोटिलिटी टेस्टिंग भी कर सकते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड से। कल्चर कर लिया, फिर अपन क्या करते हैं, इस कल्चर का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि इस कल्चर में जो कॉलोनीज ग्रो हुई है वो बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं अपन। तो बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन मोस्ट कॉमनली अपन लैब में करते हैं, बहुत सारे टेस्ट लगाते हैं जैसे इंडोल टेस्ट, कैटलेज टेस्ट, यूरियस टेस्ट। ठीक है, वो अपन ट्रिक पढ़ेंगे, आई कट और वो सब। तो बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन, और आजकल ऑटोमेटेड मशीन्स भी आ गई है तो ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन मेथड्स भी हो गए, जैसे मार्डिटॉफ, वाइटेक, अपन आगे सब पढ़ेंगे। ठीक है, एक परफॉर्मा बना रहे हैं अपन यहाँ पे। फिर एएसटी करते हैं। एएसटी क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग।
ठीक है। अब अपन को बेसिकली एक आइडिया लग गया है कि ये ऑर्गेनिज्म हो सकता है, तो उसमें अपन AST लगाते हैं, एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी, कि ये कौन सी एंटी माइक्रोबियल इस बैक्टीरिया के खिलाफ काम करेगी, तो वो अपन ट्रीटमेंट, एम्पेरिकल ट्रीटमेंट देने के काम आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं अपन, सीरोलॉजी कर सकते हैं। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती है ये। ठीक है, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं अपन, सब में आप ये तो लिखते ही हो, मॉलिक्यूलर मेथड्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर मेथड्स जैसे कि PCR हो गई, रियल टाइम PCR हो गई, RT-PCR हो गई, ये बहुत सारे वेरिएंट्स है, इसके अपन देखेंगे। ठीक है, इसके और सारे बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, वो अपन देखेंगे। और लास्ट में जो आजकल करते तो नहीं है बट अपन एक परफॉर्मा बना रहे हैं, तो ये भी लिखते हैं टाइपिंग मेथड्स। ठीक है, कि अपन टाइप करते हैं, जैसे कोई भी बैक्टीरिया है, स्टेफ ऑरियस है जैसे ना, तो ये स्टेफ ऑरियस का मतलब क्या है, स्टेफ जीनस है और ये ऑरियस स्पीशीज़ है। अब इस स्पीशीज़ के आगे भी बियॉन्ड भी बहुत सारी स्ट्रेन्स होती है इस स्पीशीज़ के अंदर भी। ठीक है, हर बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेफ ऑरियस का ही नहीं कह रहा हूँ। तो वो स्ट्रेन्स का पता लगाते हैं कि कौन सी स्ट्रेन का, ये सेम स्ट्रेन के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या वो, तो उसके अंदर टाइपिंग मेथड्स करते हैं। ठीक है, तो एक जनरल परफॉर्मा आप मेरे साथ ये 8 पॉइंट फटाफट से याद करो, फिर अपन एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, स्पेसिमेन कलेक्शन। उसके बाद डायरेक्ट डिटेक्शन, माइक्रोस्कोपी से ग्राम स्टेन करते हैं मोस्ट कॉमनली। ठीक है, उसके बाद कल्चर करते हैं। उसके बाद कल्चर का आइडेंटिफिकेशन बायोकेमिकल मेथड से करते हैं। ठीक है, ऑटोमेटेड हर जगह तो नहीं होता है। उसके अलावा फिर AST करते हैं, सीरोलॉजी लगा सकते हैं, मॉलिक्यूलर मेथड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, और टाइपिंग। ठीक है, तो अब अपन एक एक करके ये मेथड्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अपना है स्पेसिमेन कलेक्शन। ठीक है, तो स्पेसिमेन कलेक्शन में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ये किस पे डिपेंड करेगा आपके हिसाब से, ये किस पे डिपेंड करना चाहिए, टाइप ऑफ इन्फेक्शन, है ना। जिस जगह का इन्फेक्शन है वहीं से स्पेसिमेन लोगे ना। जैसे अगर ब्लड का इन्फेक्शन है तो आप क्या लोगे, ब्लड लोगे। उसके अलावा अगर डायरिया हो रहा है किसी को तो क्या लोगे आप, स्टूल सैंपल लोगे। उसके अलावा किसी को मेनिंजाइटिस के फीचर्स है, ठीक है, मेनिंजाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स है, जैसे फीवर है, नेक रिजिडिटी है, तो क्या लोगे आप, CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लोगे। ठीक है, उसके अलावा किसी को स्किन का इन्फेक्शन है तो क्या लोगे आप, स्किन की स्क्रैपिंग्स ले सकते हो। ठीक है, पस या पस कोई निकल रहा है, कोई वूंड है, स्वेब्स है, एक्सुडेट ले सकते हो पस का। ठीक है, उसके अलावा किसी को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स है तो क्या लोगे, थ्रोट स्वेब ले सकते हो। ठीक है, उसके अंदर मेम्ब्रेन बन रही है तो डिप्थीरिया के साइन है तो मेम्ब्रेन ले सकते हो थ्रोट स्वैब के साथ। नेजोफेरेंजियल स्वैब ले सकते हो, जो आप कोरोना में जो वो डंडी डालते थे ना नाक के अंदर, नेजोफेरेंजियल स्वैब वो ले सकते हो। उसके अलावा किसी को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, TB है, अगर अगर मान लो TB है तो क्या लोगे आप, वही लोगे ना, TB है तो स्पूटम का सैंपल लोगे। TB में अपन 2 सैंपल लेते हैं स्पूटम के, अर्ली मॉर्निंग और स्पॉट सैंपल, वो अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है, किसी को UTI है तो क्या लोगे आप, यूरिन सैंपल लोगे। यूरिन के सैंपल में अपन लेते हैं मिड स्ट्रीम यूरिन। ठीक है, जो फर्स्ट यूरिन निकलता है उसको अपन अवॉइड करते हैं, और जो मिड स्ट्रीम यूरिन मतलब बाद का यूरिन लेते हैं मिड स्ट्रीम का। ठीक है, पहले जो फर्स्ट जो आ रहा होता है उसको डिस्कार्ड करते हैं और मिड स्ट्रीम यूरिन लेते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, हर जगह काम आएगी। और ये जेनिटल इन्फेक्शन है किसी को तो क्या लोगे, यूरेथ्राइटिस हो सकता है तो यूरेथ्रल स्वैब लोगे, या कोई फीमेल है तो सर्वाइकल स्वैब लोगे। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइप ऑफ इन्फेक्शन के ऊपर। अब अगर ये इन्फेक्शन है, ठीक है, स्पेसिमेन आपने किस में कलेक्ट करते हो आप, तो वो कंटेनर जो कलेक्ट करते हो वो स्टेराइल होना चाहिए, टाइटली पैक्ड होना चाहिए, सील्ड होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए। ठीक है, कि स्टेराइल होना चाहिए, वो खुद उसमें ही कुछ इन्फेक्शन नहीं हो तो वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, टाइटली पैक्ड, सील्ड और लीक प्रूफ होना चाहिए, और वाइड माउथ का होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात है, कोई नहीं पूछेगा वैसे पर फिर भी। ठीक है, अब अगर अपन बात करते तो ये स्पेसिमेन आपने ले लिया, अब ये स्पेसिमेन क्या करोगे आप, लैब में भेजोगे ना, तो स्पेसिमेन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट कहाँ करोगे, लैब के अंदर। तो अब ये मोस्ट ऑफ द स्पेसिमेन का ट्रांसपोर्ट टाइम, जिसको मैं TT से लिख रहा हूँ, वो मोर लेस देन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर अंदर आपको जो स्पेसिमेन आपने लिया वो लैब के अंदर पहुँच जाना चाहिए। ओके, अब इसके अंदर भी एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे होते हैं जिनको इमीडिएट ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, इमीडिएट ट्रांसपोर्ट, जैसे कि विदिन 15 मिनट्स के अंदर अंदर पहुंच जाना चाहिए, तो वो बहुत वॉलेटाइल, जैसे कि CSF, बॉडी फ्लूइड्स के स्पेसिमेन हो गए आपके। ठीक है, उसके अलावा कोई बोन के स्पेसिमेन या ऑक्यूलर स्पेसिमेंस, आँखों के, या कोई टिश्यू के स्पेसिमेंस है, तो वो आपको इमीडिएट ट्रांसफ़र करवाने पड़ेंगे लैब के अंदर। ठीक है, यूरिन की बात करें, यूरिन कौन सा लेते हैं अपन, मिड स्ट्रीम। ठीक है, तो यूरिन को अपन बोरिक एसिड में रखते हैं, बोरिक एसिड एक प्रिजर्वेटिव होता है। ठीक है, अगर इसके अंदर रखा हुआ है तो अपन 24 आवर्स तक रुक सकते हैं। ठीक है, 24 आवर्स तक रुक सकते हैं, बट नॉर्मल यूरिन है जिसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है
तो उसको इमीडिएट ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है, 2 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, जो अपना नॉर्मल रूल है। बट अगर प्रिजर्वेटिव है तो 24 घंटे तक रोक सकते हैं। इसी तरह से अगर स्टूल है, स्टूल का सैंपल है, तो उसको 1 घंटे के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है। बट ट्रांसपोर्ट मीडिया होता है इसका भी कैरी ब्लेयर मीडिया, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे सारे ट्रांसपोर्ट मीडिया। तो कैरी ब्लेयर मीडिया अगर स्टूल के अंदर है तो अपन 24 आवर्स तक भी रख सकते हैं। 24 आवर अगर लैब दूर है तो आप ट्रांसपोर्ट मीडिया में रख दो उसको, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें एनारोबिक कल्चर है, एनारोबिक कल्चर को तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो इसको अपन रखते हैं रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ में। ये अपन आगे पढ़ेंगे इसलिए मैं इसकी फुल फॉर्म सिर्फ बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा। RCM रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ में रखते हैं और इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, क्योंकि एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है ये। अगर आप इसको नॉर्मल एनवायरनमेंट में रख दोगे तो ये ऑक्सीजन से तो आएगा ही है, ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आएंगे तो वो वैसे ही मर जाएंगे, क्योंकि ये एनारोबिक है। इनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, एनारोबिक एनवायरनमेंट चाहिए। तो अपन RCM एनारोबिक मीडिया रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ में रखते हैं और उसको ट्रांसफ़र करवाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, स्पेसिमेन कलेक्शन। अब अपन आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट डिटेक्शन के अंदर, ठीक है। डायरेक्ट डिटेक्शन। तो डायरेक्ट डिटेक्शन में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं अपनी माइक्रोस्कोपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एक बात मैं पहले बताता हूँ ये स्टार्ट करने से पहले, कि माइक्रोस्कोपी जो है, नॉर्मली मैं ये जो आपको इतना बता रहा हूँ ना, स्पेसिमेन कलेक्शन में अपन ने इतने सारे पॉइंट्स पढ़े, ये इन्फेक्शन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। आपका क्वेश्चन आएगा किसी भी एक इन्फेक्शन के ऊपर, जो बड़ा क्वेश्चन आएगा, जैसे किसी टीबी का केस बन गया, या मेनिंजाइटिस का केस बना, या निमोनिया का केस बना, कोई भी केस बना तो उसकी लैब डायग्नोसिस पूछेगा, तो वो अपन वहाँ पढ़ेंगे ही। बट ये एक ओवरव्यू है। तो अब इसमें अपन माइक्रोस्कोपी में भी स्टेनिंग करते हैं, ग्राम स्टेन, और ये इसके ऊपर थ्योरी में कोई क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। बट अपन थोड़े बहुत स्टेप देख ही लेंगे इसके, क्योंकि क्या है, सही रहेगा। वरना आप देखोगे बुक में है सर आपने नहीं पढ़ा है। तो माइक्रोस्कोपी में अपन स्टेनिंग करते हैं, बट ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे। अगर ज़्यादा डिटेल में आपको जाना है तो आप बता देना, तो अपन प्रैक्टिकल क्लास करके एक अलग वीडियो बना देंगे, जिसमें आपकी पूरी माइक्रो में सारे कैसे कल्चर और ग्राम वो सब, वैसे इसमें भी बहुत कुछ बता देंगे अपन, ठीक है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टेनिंग करते हैं अपन। स्टेनिंग से मैंने बताया था क्यों करते हैं, मैंने पहले भी जनरल में भी बताया था कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो होते हैं बैक्टीरिया के, लाइट माइक्रोस्कोप में डायरेक्टली नहीं दिखते हैं ना, कॉन्ट्रास्ट कम होता है। तो स्टेनिंग क्या करता है, आपका कलर कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करता है। आपने कोई भी डाई ऐड करी तो कलर कॉन्ट्रास्ट ऐड करेगा, ठीक है। वो तो बैक्टीरिया जो होगा वो उस कलर का हो जाएगा। जैसे मिथाइलिन ब्लू डाई ऐड करी आपने, या क्रिस्टल वायलेट करी, तो बैक्टीरिया सारे जो है वायलेट स्टेन हो जाएंगे। तो उससे आपका कलर कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा, आपकी देखने की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। और अच्छे से इससे क्या होगा, इट इम्प्रूव्स विजिबिलिटी, ठीक है। तो इससे विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके अलावा अगर अपन बात करें, तो अब अपन बात करें स्टेनिंग की बात कर रहे हैं, तो एक तो होती है सिंपल स्टेन। सिंपल स्टेन में कुछ नहीं है, नॉर्मल कोई भी डाई ऐड कर दो, जैसे मिथाइलिन ब्लू ऐड कर दो, या बेसिक फोशिन, कोई भी ड्राई क्रिस्टल वायलेट कर दो, तो इसमें कलर कॉन्ट्रास्ट तो मिल गया। बट जितने भी बैक्टीरिया होंगे, ऑल बैक्टीरिया सेम कलर के दिखेंगे आपको, ठीक है। तो बहुत सिंपल है स्टेनिंग है, ये नहीं करते हैं ये आजकल। उसके अलावा एक अपन ने पढ़ी थी नेगेटिव स्टेनिंग। अब आप मुझे बताओगे किस में पढ़ी थी अपन ने नेगेटिव स्टेनिंग, किस में पढ़ी थी, इसकी डाई कौन कौन सी थी, मैं बताता हूँ, फिर आप बताना किस में पढ़ी थी। इंडिया इंक एंड नाइग्रोसिन। किस में पढ़ी थी ये, कैप्सूल के डेमोन्स्ट्रेशन में, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया और यीस्ट की कैप्सूल को स्टेन करता है, तो वो अपन अच्छे से दिख सकते हैं ना। बैकग्राउंड ब्लैक होता है और कैप्सूल जो है वो अलग से चमकती है, कॉन्ट्रास्ट दिखता है, ठीक है। तो नेगेटिव स्टेनिंग करते हैं। फिर अपन आते हैं अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपन को पढ़नी है, उसको बोलते हैं अपन डिफरेंशियल स्टेनिंग। सर अभी भी आप ग्राम स्टेनिंग पे नहीं आए, ये अंडरस्टैंड बताए जा रहे हो, तो इसी के अंदर आएगी आपकी ग्राम स्टेनिंग। तो पहले डिफरेंशियल स्टेनिंग का कंसेप्ट समझ लो। डिफरेंशियल स्टेनिंग में क्या होती है, अपन 2 स्टेन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 2 डिफरेंट डाई यूज़ कर रहे हैं और 2 डिफरेंट कलर मिलेंगे टू डिफरेंट बैक्टीरिया। तो कोई भी 2 ग्रुप के बैक्टीरिया को ये डिफरेंशिएट करने में काम आती है, ठीक है। इसीलिए अपन इसको बोलते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंपल में क्या, अपन एक ही डाई लग रहे थे और सारे बैक्टीरिया सेम कलर के हो रहे थे, ये डिफरेंशियल स्टेनिंग है। इसके अंदर आपकी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राम स्टेनिंग, जो क्या करती है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसके अलावा आती है एसिड फास्ट स्टेनिंग, जो किस में डिफरेंशिएट करती है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया के अंदर। और एक होती है आपकी एल्बर्ट स्टेनिंग। एल्बर्ट स्टेनिंग जो है वो क्या स्टेन करती है, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स, जिस ऑर्गेनिज्म में है तो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और ये किसके अंदर होते हैं, आपके होते हैं कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के अंदर, ठीक है। तो जैसे ये ऑर्गेनिज्म है तो इन दोनों तरफ इसके जो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होती है, इसमें एक स्पेशल बात है, सेफ्टी पिन अपीयरेंस बनती है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है सब। तो ये बात होती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग।
तो अपन ने साइंटिस्ट वाले चैप्टर में बात करी थी, किसने डिस्कवर करी, हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल 4 स्टेप्स होते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बट थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन सैंपल लेते हैं, उसके अंदर प्राइमरी स्टेन डालते हैं। प्राइमरी स्टेन जो होती है वो आपकी क्रिस्टल वायलेट होती है, ठीक है। क्रिस्टल वायलेट आपने 1 मिनट तक डाली तो सारे बैक्टीरिया कैसे कलर के हो जाएंगे, वायलेट कलर के। अब 1 मिनट बाद ये स्लाइड को वाटर रिंस कर देंगे, मतलब वॉश कर देंगे, ठीक है, वाटर रिंस कर देंगे। फिर अपन ने डाला इसके अंदर मॉर्डेंट। मॉर्डेंट होता है आपका ग्राम्स आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन डालेंगे 1 मिनट के लिए ये भी। तो ये क्या करेगी, जो डाई थी वो आयोडीन के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बना लेती है, आयोडीन डाई कॉम्प्लेक्स के, ठीक है। आयोडीन और डाई का कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। उसके बाद वापस से वही वाटर से रिंच करना है स्लाइड को। तीसरा स्टेप है आपका, तीसरे स्टेप में आप क्या करते हो, डी कलराइज़र डालते हो। ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप है, अभी पता चलेगा कैसे। डी कलराइज़र, डी कलराइज़र में आप क्या कर सकते हो, एसीटोन डाल सकते हो। एसीटोन डाल रहे हो तो 2 से 3 सेकंड में ही आपको वॉश करनी है वापस से, ठीक है। उसके अलावा आप डाल सकते हो इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल डाल सकते हो आप 20 से 30 सेकंड के अंदर, ठीक है, 20 से 3 सेकंड के अंदर। अब ये क्या करती है, डी कलराइज़र क्या है, इट रिमूव्स, ये बात ध्यान रखना, इट रिमूव स्टेन फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ये बात नहीं, सॉरी, हाँ, अपन क्या बात कर रहे थे, डी कलराइज़र डाला, ठीक है। अब डी कलराइज़र डाला तो ये स्टेन किससे रिमूव कर देगी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से। ग्राम पॉजिटिव मैंने इसलिए बोला क्योंकि ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल आप सब पढ़ के आए हो, उसके अंदर क्या होता है, थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होता है। मैंने बताया 150 to 100 लेयर्स होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। तो एक बार अगर सेल के अंदर ये कॉम्प्लेक्स बन गया तो क्या वो निकल पाएगा, इतने सारे लेयर क्रॉस करके नहीं निकल पाएगा। ग्राम नेगेटिव के अंदर बहुत थिन सेल वॉल होती है तो वो रिमूव कर देती है प्राइमरी स्टेन को, ठीक है। तो सारे बैक्टीरिया अभी कलरलेस हो जाएंगे, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव नहीं करता, ग्राम पॉजिटिव में कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव जो करता है वो रिटेन करता है प्राइमरी स्टेन, ठीक है। जो प्राइमरी स्टेन डाली है वो रिटेन करता है। और ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप है, ठीक है, मोस्ट क्रूशियल स्टेप। क्यों क्रूशियल है, अगर आपने ज़्यादा टाइम तक, मैंने क्या बताया, एसीटोन डाला तो 2 से 3 सेकंड। अब अगर आप ज़्यादा टाइम तक रुक गए, तो ज़्यादा टाइम तक रुक गए तो भाई ग्राम पॉजिटिव वाले जो है वो भी धीरे धीरे क्रॉस कर सकती है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी लूज़ कर सकते हैं कलर को। तो इसको बोलते हैं ओवर डीकलराइजेशन। और अगर आपने कम टाइम के लिए डाली, ठीक है, लेस टाइम के लिए डाली, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो खुद भी प्राइमरी स्टेन रिमूव नहीं कर पाए ना इतने कम टाइम में। इसीलिए ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा वापस से वाटर से रिंच करना है। और फाइनली अपन फोर्थ स्टेप में डालेंगे काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन मतलब दूसरी स्टेन डालेंगे, तो उसमें दूसरी स्टेन अपन सेफ्रेनिन ले सकते हैं या फिर आप ले सकते हो आपकी वो फ्यूशन, कौन सी फ्यूशन होती है, एक बेसिक कार्बोल फ्यूशन, हाँ, बेसिक कार्बोल फ्यूशन डाल सकते हो। और ये आपको रखनी है 30 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। तो इसका पिंक कलर होता है, ठीक है। तो पिंक कलर किस में आएगा, ये ग्राम नेगेटिव के अंदर, क्योंकि वो कलरलेस हो चुके थे। बट ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होंगे वो कौन रहेंगे, ब्लू ही रहेंगे। क्यों ब्लू रहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो डीकलराइजेशन हुआ ही नहीं ना। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रेजिस्ट डीकलराइजेशन और वो रिटेन करते हैं प्राइमरी स्टेन का कलर ही, जो कि ब्लू। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्योंकि डीकलराइज हो चुके हैं, ठीक है, उनके थिन सेल वॉल की वजह से, तो वो पिंक कलर हो जाएगा उनका, ठीक है। अब वही है कि थ्योरी भी अगर बात करें तो इस थ्योरी का नाम होता है सेल वॉल थ्योरी। अब मैंने ये वही बोल के ही बता दिया और नोट्स में अपन ने बहुत अच्छे से लिख रखी है, अपन यहाँ नहीं लिखेंगे। एक बार और सुन लो, सेल वॉल थ्योरी में क्या है, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल जो होती है उसके अंदर थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होता है, मैंने सबको बता रखा है ये बात पहले से ही। और टाइट क्रॉस लिंकेजेस होती है, ठीक है। अब उसके कारण क्या होता है कि ये परमेबिलिटी बैरियर बना लेती है और जो क्रिस्टल वायलेट जो अपन ने डाली थी उसका प्रिवेंट करती है लॉस, प्रिवेंट लॉस ऑफ क्रिस्टल वायलेट, ताकि बहुत थिक सेल वॉल है इसकी वजह से, ठीक है। तो जो लार्ज डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स बने हैं वो इस सेल वॉल से बाहर नहीं निकल पाते, इसीलिए ये वायलेट के वायलेट ही रह गए, ब्लू के ब्लू ही रह गए, ठीक है, मतलब है ना। और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल जो है वो बहुत थिन होती है, तो वो ज़्यादा परमेबल होती है, तो वो क्रॉस कर जाती है, तो उसके अंदर जो है वो स्टेन, ये डीकलराइजर जो है ये स्टेन को वॉश आउट कर देता। जो फाइनल स्टेन अपन ने डाली है जो कि सेफ्रेनिन और बेसिक कार्बोल फ्यूशन, जिसका कलर पिंक होता है, तो वो पिंक कलर देती है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में एलपीएस लेयर होता है, लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर, तो वो भी आसानी से डिसरप्टेड हो जाता है बाय डीकलराइजर। तो लार्ज पोर्स बन जाते हैं और उन पोर्स से डाईआयोडीन कॉम्प्लेक्स निकल जाता है बाहर, और इसीलिए ये वाली स्टेन तो गायब हो जाती है और ये वाली जो लास्ट में अपन ने डाली ये ग्राम नेगेटिव में रह जाती है, इसीलिए वो पिंक कलर के होते हैं। तो नॉर्मल आपको यह याद ध्यान रखना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वायलेट या ब्लू कलर के दिखेंगे और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपको पिंक या रेड कलर के दिखेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई अपन ने, ठीक है। ये थ्योरी थी सेल वॉल थ्योरी।
अब अपन बात करें यूजेस ऑफ ग्राम स्टेनिंग, तो क्या क्या यूजेस आप खुद ही सोच के देख लो। एक तो टू डिफ्रेंशिएट बैक्टीरिया इनटू ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है। उसके अलावा और यूज़ की बात करो तो आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन का पता चल जाता है कि जैसे आपने ग्राम स्टेनिंग करी और आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मिल गया, तो उसके अलावा फिर बायोकेमिकल टेस्ट जो लगाने होते हैं, अपन बायोकेमिकल टेस्ट देखेंगे तो उसमें जो अगर ग्राम नेगेटिव होता है तो अपन लगाते हैं आईकट टेस्ट, वो मैं वहाँ बताऊँगा, इंडोल के सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट, यूरियस टेस्ट और टीएसआई टेस्ट। ग्राम पॉजिटिव है तो आप क्या क्या लगाओगे, कैटलेस टेस्ट, कोगुलेस टेस्ट और एंटीमाइक्रोबियल वाले लगाएंगे, ठीक है। तो वो सब है। अपन एक आइडिया कब लगेगा, आप डायरेक्ट ही सैंपल पे लेके, अरे यार ये ऐसा दिख रहा है मुझे सैंपल, आपने कोई भी स्पूटम लिया टीबी का, टीबी तो पता नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा स्पेसिमेन, जैसे स्किन से कोई पस का सैंपल लिया, तो आप अपने मन से थोड़ी पता लगा सकते हो कि ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव है। तो ये ग्राम स्टेनिंग कर लिया तो आपको आइडिया लग गया कि ये ग्राम पॉजिटिव है तो मुझे ये लगाना है, ग्राम नेगेटिव है तो मुझे ये लगाना है। तो फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंचाने के लिए ग्राम स्टेनिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो स्टार्ट एम्पिरिकल ट्रीटमेंट। एम्पिरिकल ट्रीटमेंट मतलब क्या है, आपको बेसिक आइडिया लग गया कि ये ऑर्गेनिज्म ग्राम पॉजिटिव है, तो उसके खिलाफ जो एंटीबायोटिक्स, इसमें अपन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब कुछ कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिनके कल्चर रिपोर्ट और वो सब आने के फाइनल डायग्नोसिस में मतलब मान लो 7 दिन लग गए, ठीक है। अब 7 दिन तक क्या बंदे को आप यूँ ही रोक के रखोगे, अभी आप सैंपल दे दो, 7 दिन तक आपकी रिपोर्ट आएगी। इन्फेक्शन इतना सीवियर है कि 7 दिन में तो बंदा ही टपक गया, आपने कल्चर और रिपोर्ट करी हुई क्या काम आई आपके, ठीक है। तो ग्राम स्टेनिंग आप सबसे पहले कर लेते हो, आपको बेसिक आइडिया लग जाता है, आप बेसिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेते हो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो कि बहुत सारे बैक्टीरिया को कवर कर सकती है एक ग्रुप के, ठीक है। तो आप इस तरह से ग्राम स्टेनिंग से, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर अपन बात करें, फास्टीडियस ऑर्गेनिज्म है, फास्टीडियस ऑर्गेनिज्म जैसे हीमोफिलस, तो वो ऑर्गेन जो कल्चर है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो उनके लिए ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं। एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म है तो अपन को बेसिक आगे पहले से तो नहीं पता कि एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म है, आपने ग्राम स्टेनिंग करी, कल्चर करा, ग्राम स्टेनिंग पे तो वो ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव आ गया, बट कल्चर पे आ ही नहीं रहा, नेगेटिव आ रहा है, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि ये एनएरोबिक हो सकता है, ठीक है। तो एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म का पता लग सकता है। उसके अलावा ईस्ट के अंदर भी काम आता है, ठीक है। फंगाई जो होती है जैसे कि कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस, तो इनके अंदर भी अपन ग्राम स्टेनिंग करते हैं, और ये कैसी होती है, ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। तो एक फंगस का भी बेसिक आइडिया अगर आप सिम्टम्स के बेसिस पर लगा सकते हो, और एक क्वालिटी ऑफ स्पेसिमेन का भी पता चल सकता है इससे, ठीक है। क्वालिटी ऑफ स्पेसिमेन, तो अगर पस सेल्स ज़्यादा दिख रहे हैं तो बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करते हैं, पस सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो मतलब जो स्टेन किया है वो अच्छा है आपका, ठीक है, और गुड क्वालिटी का स्पेसिमेन है, तो एक तरह से क्वालिटी। तो मेन इंपॉर्टेंट इसका यूज़ क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट, आइडेंटिफिकेशन, एम्पिरिकल ट्रीटमेंट और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स का कल्चर, और ईस्ट और फंगाई जो कैंडिडा क्रिप्टोकोकस है वो ग्राम पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गई ग्राम स्टेनिंग। अब अपन दूसरी देखते हैं, एसिड फास्ट स्टेनिंग, ठीक है। अब अपन देखते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग। मैंने आपको यही बोला था, बेसिकली ये वीडियो लंबी होने का कारण और वही है कि ये जो है ये आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे एसिड फास्ट स्टेनिंग पे लिखो शॉर्ट नोट ग्राम स्टेनिंग पे, नॉर्मल पर लैब डायग्नोसिस में बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग, जेड स्टेनिंग आप जिस नाम से आजकल अपन कर बोलते हैं इसको, सबसे पहले अपन ने साइंटिस्ट में पढ़ा था, इसको किसने डिस्कवर किया था, पॉल एहरलिक ने, ठीक है। लेटर इनको मॉडिफाइड किया था जील एंड नेल्सन ने, ठीक है, और उसी इनों के नाम से ही अपन स्टेनिंग पढ़ते हैं, मॉडिफाइड इन्होंने किया था, ठीक है। बट डिस्कवर सबसे पहले पॉल एहरलिक ने बताया था कि एसिड फास्ट नेचर कुछ होता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है अपन को, इससे अपन को ये पता चलता है कि एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स का डिटेक्शन, ठीक है, एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स। अब एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म से क्या समझते हो आप, एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म ये होता है जिनकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड हो, ठीक है, वो एसिड फास्ट होता है, प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड इन सेल वॉल, ठीक है, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी वही है, सबसे पहले स्मीयर प्रिपरेशन, ठीक है, जैसे टीबी के लिए करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है। तो स्मीयर प्रिपरेशन कर लिया, फिर अपन क्या करेंगे, प्राइमरी स्टेन डालेंगे। प्राइमरी स्टेन होती है इसमें स्ट्रॉन्ग कार्बोल फ्यूशन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कार्बोल फ्यूशन डालेंगे, ठीक है, 1%, 5 मिनट तक रखते हैं इसको, ठीक है। और ये डालते डालते इंटरमिटेंट हीटिंग रखनी ज़रूरी है, ठीक है। ये स्टेन 5 मिनट तक रख रहे हो, इंटरमिटेंटली हीट करते रहो स्लाइड को, क्यों, इससे क्या होगा कि ये स्टेन जो है वो बेटर पेनिट्रेशन हो चुके हैं सेल के अंदर, ये इस स्टेन का बेटर पेनिट्रेशन हो चुके हैं। उसके बाद में वही वाटर से वॉश करके
क्या डालोगे आप, डी कलराइज़र। अब इसमें डी कलराइज़र इंपॉर्टेंट है। डी कलराइज़र जो होता है वो 25% H2SO4, कई जगह 20% भी लिखा हुआ है कई बुक्स में, बट आपकी अपूर्वा शास्त्री के अंदर लिखा हुआ है 25% H2SO4, ठीक है। आप लैब में भी भले 20% ही करते होंगे, हमारे भी शायद लैब में हमने किया था जब 20% H2SO4 ही अवेलेबल था, ठीक है। तो 25 या 20% H2SO4 2 to 4 मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो इससे जो स्लाइड बन जाएगी वो आपकी लाइट पिंक दिखने लगेगी, ठीक है। फिर वापस से वाटर से अरेंज करेंगे और वापस से इसमें फिर काउंटर स्टेन डालेंगे। काउंटर स्टेन इसमें होती है 0.1% मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू 30 सेकंड के लिए डालेंगे, वापस से वॉश करेंगे और माइक्रोस्कोप के अंदर ऑयल इमर्शन के अंदर देख लेना, ठीक है। पहले 40x में फोकस कर लेना, फिर ऑयल लगा के देख लेना, ठीक है। मैंने क्या बताया, ज़्यादा बात नहीं बता सकते इसके अंदर, ये कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट बेसिक आपके प्रैक्टिकल के वाइवा में पूछते हैं ये, ठीक है। तो अपना वो भी टॉपिक नहीं छूटे इसलिए अपन को ये बताना पड़ रहा है। तो अब मिथाइलिन ब्लू है। अब इसमें बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं आपको पता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की ही बात करें तो वो लॉन्ग, स्लेंडर, स्ट्रेट भी हो सकते हैं, मोस्टली स्लाइटली कर्व्ड होते हैं, स्लाइटली कर्व्ड, बीडेड अपीयरेंस, रेड कलर्ड बेसिलाई, रेड कलर बेसिलाई, ठीक है। तो रेड कलर के दिखते हैं, स्लाइटली कर्व्ड और ऐसे ग्रुप्स में दिखते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे रेड कलर के। पिंक भी दिखते हैं वैसे, रेड पिंक ऐसे इस टाइप के। और ये तो हो गए आपके एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म, और बाकी के जो नॉन एसिड फास्ट है वो ब्लू कलर के दिखेंगे। क्यों ब्लू कलर के दिखेंगे, काउंटर स्टेन अपन ने मिथाइलिन ब्लू डाली है, ठीक है। तो वो माइकोलिक एसिड की वजह से ये जो है ये प्राइमरी स्टेन ही रिटेन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग कार्बोल फ्यूजन का जो कलर है वो पिंक कलर के या रेड कलर के लॉन्ग स्लेंडर ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, ठीक है। और अदर नॉन एसिड फास्ट जो ऑर्गेनिज्म है वो काउंटर स्टेन लेंगे और ब्लू कलर के दिखेंगे, ठीक है। अब ये तो हॉट मेथड हो गया, मैंने क्या बताया, इंटरमिटेंट हीटिंग देनी पड़ती है। अब इसके कुछ मॉडिफिकेशंस भी आ गए, इसको हॉट मेथड कहते हैं, अपन ने पढ़ा उसको। अब कुछ कोल्ड मेथड्स भी आ गए जिसमें इंटरमिटेंट हीटिंग की ज़रूरत नहीं है, तो उसके नाम अगर वाइवा में पूछे तो याद रख लेना, किनियॉन्स मेथड और एक होता है गैबेट्स मेथड, ठीक है। तो इसके अंदर इंटरमिटेंट हीटिंग की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने क्या बताया, ये क्या बताता है, कंटेंट ऑफ माइकोलिक एसिड। तो माइकोलिक एसिड को ये स्टेन कर रहा है, तो जितना ज़्यादा कंटेंट होगा माइकोलिक एसिड का सेल वॉल के अंदर, ठीक है, उतना ज़्यादा ऑर्गेनिज्म क्या होगा, एसिड फास्ट होगा, ठीक है। और उतना ही ज़्यादा परसेंटेज, इतना हाइयर परसेंटेज ऑफ H2SO4 इज़ रिक्वायर्ड फॉर डीकलराइजेशन। H2SO4 क्या है, डीकलराइजेशन। तो मैंने क्या बताया कि जितना ज़्यादा कंटेंट माइकोलिक एसिड का उतना ही एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म, तो उतना ही ज़्यादा H2SO4 लगेगा। जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में अपन 25% H2SO4 यूज़ करते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एसिड फास्ट है। उसी के अगेंस्ट अगर अपन माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की बात करें, ये भी एसिड फास्ट है, इसके अंदर 5% H2SO4 ही यूज़ करते हैं, जो अपन लेप्रेसी में पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ एसिड फास्ट पैरासाइट्स भी है, ठीक है, जैसे कि साइक्लोस्पोरा, क्रिप्टोस्पोरिडियम, माइक्रोस्पोरिडिया, आइसोस्पोरा, नाम नहीं लिख रहा मैंने बोल दिया ना, वो है आपके 0.5% H2SO4 ही, वो और कम एसिड फास्ट है। और अब एक बात आप बताओगे, बैक्टीरियल स्पोर्स, मैंने बताया था, स्पोर्स पढ़ाए थे जब, ये भी एसिड फास्ट होता है, एसिड फास्ट होता है। मैंने बताया था कि है ना, इनकी स्पेशल स्टेनिंग भी होती है, शेफर फुल्टन स्टेन, बट इसको एसिड फास्ट भी कर सकते हैं। कितने परसेंट से, कितना बताया था मैंने, 0.25 to 0.5% H2SO4 से इनको स्टेन कर सकते हैं, ये भी लाइट पिंक दिखेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट यही है कि जितना ज़्यादा माइकोलिक एसिड होगा उतना एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म होगा और उतना ज़्यादा परसेंट चाहिएगा H2SO4 का, ताकि वो डीकलराइज कर सके, ठीक है। तो ये अपनी हो गई। अब लास्ट में अपनी माइक्रोस्कोपी क्या थी, जो अपन को देख लेते हैं अपन एक बार वापस से। तो ये ग्राम स्टेनिंग अपन ने देख ली, डायरेक्ट डिटेक्शन के अंदर ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग अच्छे से पढ़ ली अपन ने। और एल्बर्ट स्टेनिंग अपन मैंने जब भी बता दिया था, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स को स्टेन करता है कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया के, ठीक है। तो ये दो ऐसे मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स ये स्टेन होता है, ये डायरेक्ट डिटेक्शन हो गया। और अपन ने स्पेसिमेन कलेक्शन के बारे में बात कर ली, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन ने जनरल, अगर आप मैं बात करूँ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपन को ये सारे स्टेप्स बाय हार्ट होने चाहिए। अभी वापस से मेरे साथ बोलो, सबसे पहले स्पेसिमेन कलेक्शन, डायरेक्ट डिटेक्शन, ग्राम स्टेनिंग, ZN स्टेनिंग, एल्बर्ट स्टेनिंग, ठीक है। एंटीजन डिटेक्शन डायरेक्टली फ्रॉम LAT एंड मोलिकुलर डायग्नोसिस, ठीक है, PCR। फिर कल्चर अपन अगली वीडियो में देखेंगे, कल्चर भी। मैं चाहूँ तो बस इतना बता के भी वीडियो ख़त्म कर सकता हूँ ना, बाकी कुछ नहीं है ऐसा। पूरी माइक्रो अगर अपन पढ़ेंगे, सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो ये सब रिविजन हो जाएगा वापस से। तो वहाँ भी बताऊँगा तो भी चलेगा, अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट एक आइडिया होना चाहिए। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी कवर हो रहा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो कोई बात नहीं। उसके अलावा फिर कल्चर का आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। फिर AST लगाते हैं, फिर सीरोलॉजी, मोलिकुलर मेथड्स, तो सब में लिख सकते हो आप, कोई भी लैब डायग्नोसिस आती है
आप सब में PCR RT-PCR ये तो लिख ही सकते हो, ठीक है। और टाइपिंग मेथड्स देखेंगे लास्ट में। तो अपन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 हो चुके हैं, ठीक है। अब अपन अगली वीडियो में कल्चर देखेंगे, ठीक है। बाकी बेसिक आपको ये परफॉर्मा मैंने जैसा बनाया वैसा का वैसा याद होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।